वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनिश आशा। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग 11 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग उष्मागतिकी के अंतर्गत जो उष्मा के गुण होते हैं उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं ताप वैद्युत तापमापी। वास्तव में ताप वैद्युत तापमापी क्या होती है, इसके जितने भी पहले है उसको प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ताप वैद्युत मापी। उसके बाद अब प्रसार गुणांक देखेंगे, जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं ताप वैद्युत तापमापी किस तरीके से होती है, इस चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं ताप वैद्युत तापमापी को। ताप वैद्युत तापमापी किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखते हैं। ये तापमापी ताप वैद्युत के, ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह, मतलब सीबेक प्रवाह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबेक प्रवाह बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबेक प्रवाह। ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह मतलब सीबेक प्रवाह पर आधारित होते हैं। किस प्रवाह पर आधारित होते हैं, तो ये आप लोगों के सीबेक प्रभाव पर आधारित होते हैं। सीबेक प्रभाव पर, ये आपका सीबेक प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह सीबेक प्रभाव पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब दो विभिन्न धातुओं को जोड़कर, जब दो विभिन्न धातुओं को जोड़कर दो संधि प्राप्त किया जाता है। यहाँ से देखिए, दो संधि प्राप्त किया जाता है। कितने संधि प्राप्त किया जाता है बोलने से, दो संधि प्राप्त किया जाता है। जब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों का पहला संधि है, ये आपका पहला संधि, ये मान लेते हैं कि इसका द्वितीय संधि है, ये आप लोगों का ये द्वितीय संधि। क्लियर। तो ताप वैद्युत तापमापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह मतलब सीबेक प्रवाह पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब विभिन्न धातुओं को जोड़ करके दो संधि प्राप्त किया जाता है, जिसके एक संधि को निम्न ताप पर मान लेते हैं कि पहला संधि को हम लोग निम्न ताप पर ले लेते हैं भाई। पहला संधि को हम लोग किस पर ले लेते हैं, निम्न ताप पर ले लेते हैं। इस संधि को हम लोग निम्न ताप पर ले लेते हैं। ठीक है, जिसके एक संधि को निम्न ताप पर तथा दूसरे संधि को उच्च ताप पर ले जाया जाता है। मान लेते हैं कि दूसरा संधि को हम लोग किस पर ले जा रहे हैं भाई, उच्च ताप पर ले जा रहे हैं। दूसरा संधि को हम लोग उच्च ताप पर ले जा रहे हैं। क्लियर। तो ताप वैद्युत तापमापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह सीबेक प्रवाह पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब दो विभिन्न धातुओं को जोड़कर दो संधि प्राप्त किया जाता है, जिसके एक संधि में निम्न ताप तथा दूसरे संधि को उच्च ताप पर रखा जाता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस परिपथ में क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा भाई, विद्युत वाहक बल। तब इस परिपथ में एक उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे ताप का हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ताप का विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, तो ताप वैद्युत तापमापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब ये तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह, जिसको हम लोग सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं, किस प्रभाव के नाम से जानते हैं, सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं, पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब दो विभिन्न धातुओं को जोड़कर दो संधि प्राप्त किया जाता है, जिसके एक संधि को निम्न ताप पर तथा दूसरे संधि को उच्च ताप पर जाता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल परिपथ में उत्पन्न हो जाता है। चूंकि हम लोग इसको ताप वैद्युत तापमापी के अंतर्गत देख रहे हैं, इस कारण से इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहेंगे इस चीज को हम लोग, ताप विद्युत वाहक बल। तो एग्जाम में आता है कि ताप विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आप लोग डेफिनेशन के थ्रू इस तरीके से लिखेंगे कि तापमापी ताप वैद्युत प्रवाह मतलब सीबेक प्रवाह पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब विभिन्न प्रकार के धातुओं को जोड़कर संधि प्राप्त करते हैं, तो जिसके एक संधि को हम लोग निम्न ताप पर रखते हैं और एक संधि को उच्च ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल कार्य करता है, और इसी विद्युत वाहक बल को हम लोग ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार ताप युग्म मतलब थर्मोकपल, इस प्रकार ताप युग्म, देखिए जो जोड़ा है ताप युग्म का, इस प्रकार ताप युग्म उत्पन्न विभवांतर, इस प्रकार ताप युग्म में उत्पन्न विभवांतर, इस प्रकार हम लोग देखते हैं, इस प्रकार ताप युग्म में उत्पन्न विभवांतर
उत्पन्न क्या होता है विभवांतर गर्म एवं ठंडे संधि के तापांतर एवं ठंडे संधि के तापांतर एवं ठंडे संधि के क्या हो जाएगा तापांतर पर क्या करता है निर्भर करता है। ठंडे संधि के तापांतर पर क्या करता है भाई तो निर्भर करता है। इसकी सहायता से देखिए हम लोग इसकी सहायता से हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा कितना 1600 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार जब हम लोग ताप युग्म लेते हैं, क्लियर, इस तरीके से हम लोग ताप युग्म लेते हैं तो इस प्रकार ताप युग्म में उत्पन्न विभवांतर गर्म एवं ठंडे संधि के तापांतर पर क्या करता है निर्भर करता है। इसकी सहायता से हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप का मापन किया जा सकता है। कितने का मापन किया जा सकता है तो इतने तक के ताप का मापन हम लोग कर सकते हैं। इसका ताप का मापन क्या किया जा सकता है किया जा सकता है। तो ताप वैद्युत मापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ये ताप मापी ताप वैद्युत प्रवाह को ही हम लोग सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीबेक प्रभाव क्या है तो उसको लिख नहीं पाते हैं। इसको टर्निंग क्वेश्चन के बेस में ताप वैद्युत प्रभाव भी बोलते हैं और सीबेक प्रभाव भी बोलते हैं पर आधारित होते हैं, जिसके अनुसार जब दो विभिन्न धातुओं को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं संधि प्राप्त करते हैं, जिसके एक संधि को निम्न ताप पर रखा जाता है और एक संधि को उच्च ताप पर रखा जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार ताप युग्म में उत्पन्न विभवांतर गर्म एवं ठंडे संधि के तापांतर पर निर्भर करता है। इसकी सहायता से हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं ताप का हम लोग मापन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का डी नंबर का है जिसके अंतर्गत हम लोग ताप वैद्युत तापमापी का देख रहे हैं। क्लियर, तो ताप वैद्युत तापमापी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के बेस पे। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका कंटेंट को भाई। संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर, संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो चलिए इसको देखते हैं। पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ये तापमापी संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं पायरोमीटर के बेस पे। क्लियर, ये तापमापी देखिए, इस चीज़ को देखिए, अच्छे से पढ़िए इसके परिभाषा को। ये तापमापी विकिरण के उत्सर्जन में, ये तापमापी देखिए, ये तापमापी विकिरण के उत्सर्जन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उत्सर्जन सिद्धांत पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। ये तापमापी विकिरण के उत्सर्जन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अतः इनका देखिए, अतः इनका उपयोग उच्च तापमापन में किया जाता है। अतः इनका उपयोग उच्च तापमापन में किया जाता है। उच्च तापमापन में किया जाता है। इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप का मापन में किया जाता है। मतलब कम ताप का मापन के बेस पे इस चीज़ को किया जाता है। तो हम लोग पायरोमीटर के बेस पे ये चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो तापमापी होती है ये तापमापी विकिरण के उत्सर्जन सिद्धांत पर आधारित होती है। अतः इनका उपयोग उच्च ताप मापन में किया जाता है। इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप का मापन किया जाना क्या होता है संभव होता है, तो मापन में किया जा सकता है। तो पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए वास्तव में पायरोमीटर किस तरीके से होता है, इस पायरोमीटर का हम लोग एनालिसिस यहाँ से कर लेते हैं भाई। कि पायरोमीटर के बेस पे जैसे कि हम लोग वहाँ से देखे थे था सेल्सियस के बेस पे। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं वास्तव में। क्लियर, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखे थे। ये देखिए पायरोमीटर के बेस पे जो कि कोरोना काल में अभिन्न रूप से यूज हुआ था, ये है ना। कोरोना काल में देख रहे होंगे इस तरीके से क्लिक वाला जो भी वीडियो वगैरह बन रहा था इसमें देखिए। ठीक है, तो पायरोमीटर के बेस पे इस चीज़ को देखे थे जिसमें आप लोगों का जो कोरोना काल में टेम्परेचर के बेस पे सभी का माथे के सर के ऊपर में इस तरीके से आप लोगों को किया जाता था कि टेम्परेचर कितना है बोल के। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर, चलिए ये चीज़ को हम लोग यहाँ से इसको कवर अप करके देखते हैं भाई। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए रेडिएशन पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। रेडिएशन पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं वास्तव में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई। देखिए क्लियर, पायरोमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए
यहाँ से हम इस चीज़ को यहाँ से कवर अप करके देखते हैं। तो रेडिएशन पायरोमीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, जो कि हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी, लेंस के बेस में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जो कि वास्तव में अगर इस चीज़ को आप लोग देखते हैं तो ये तापमापी के बेस पे भी होता है, जो कि आप लोग थर्मामीटर और सेल्सियस के बेस पे भी इस चीज़ को आप लोग देखे थे, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंतराल में मैं थर्मामीटर और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत में ये तीनों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ से देखा था। तो इस बीच में यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो रेडिएशन है, यहाँ पर जो रेडिएशन पायरोमीटर के बेस पे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए हॉट बॉडी है, मतलब उच्च तापमान पर है, और यहाँ पर देखिए ब्लैक बॉडी जो कि एक निम्न तापमान पर रखा जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मोपाइल, यहाँ से आप लोगों को मेजरमेंट किया जाता है, इस तरीके से माथे पे किया जाता है, यहाँ से मेजरमेंट होकर के इस तरीके से तापमान के बेस में आता है। तो ये आप लोगों का रेडिएशन पायरोमीटर है, जिसको आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। ये आप लोगों का रेडिएशन पायरोमीटर, जहाँ पर ये हॉट बॉडी के रूप में है, देखिए उच्च तापमान के रूप में है, यहाँ पर ये उच्च ताप के रूप में है, देखिए उच्च तापमान के रूप में है। यहाँ से ये ब्लैक बॉडी के रूप में है, और ये लेंस है, यहाँ से लेंस के थ्रू से हम लोगों को ये पता चलता है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से मेजरमेंट कवर का किया जाता है, यहाँ से मेजरमेंट मापन कवर का किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों को रेडिएशन पायरोमीटर के बेस पे है, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेल्सियस के बारे में देखे थे, जिसके सेल्सियस के बेस पे उसको बताया गया था, फ़ारेनहाइट के बेस पे भी बताया गया था, और केल्विन पैमाना के बेस पे बताया गया था। देखिए यहाँ से उसी चीज़ को बोल रहा है कि ये तापमापी विकिरण के उत्सर्जन सिद्धांत पर आधारित होते हैं, अतः इनका उपयोग उच्च तापमापन में किया जाता है। इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप का मापन में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पारे का तापमापी। पारे का तापमापी किस तरीके से होती है, मरकरी थर्मामीटर के बेस पे किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को जान देते हैं, फिर डायग्राम बेस में इसको देखते हैं हम लोग। क्लियर, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो अगला हमारा जो कंटेंट है वो है पारे का तापमापी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पारे का तापमापी मरकरी थर्मामीटर के बेस पे। चलिए तो पारे का तापमापी को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। देखिए इस तापमापी में कांच की एक संकरी, इस तापमापी में कांच की एक सक्रिय एक समान छिद्र वाली नली होती है, जिसके नीचे एक गुत्थी जुड़ी होती है, जिसके नीचे एक गुंठी टाइप से क्या होती है, जुड़ी होती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, जैसे डायग्राम के बेस में बताऊंगा मैं। इस तापमापी में कांच की एक सक्रिय रहती है, मतलब जो कि सक्रिय हुई रहती है, संकीर्ण जिसको बोलते हैं हम लोग, सक्रिय संकीर्ण रहती है, फैलावदार नहीं रहती है, संकीर्ण के बेस पे रहती है। क्लियर। तो इस तापमापी में कांच की एक सक्रिय एक समान छिद्र वाली क्या होती है, नाली होती है। देखिए एक समान छिद्र वाली यहाँ से क्या होती है, एक नाली होती है, जिसके नीचे देखिए यहाँ पर, जिसके नीचे एक गुत्थी जुड़ी होती है, जिसके नीचे क्या होती है, गुंठी जुड़ी होती है, जिसके नीचे में एक गुत्थी जुड़ी होती है। इस गुत्थी में पारा भरा होता है, इस गुत्थी में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। देखिए यहाँ से एक गुत्थी जुड़ी होती है, इस गुत्थी में पारा भरा होता है। नली में फ़ारेनहाइट या सेल्सियस का पैमाना अंकित होता है, जिसके अंदर के बेस में यहाँ पर क्या होता है, तो मर्क्यूरी थर्मामीटर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो इस नली में फ़ारेनहाइट या सेल्सियस का पैमाना अंकित होता है। किसका पैमाना अंकित होता है, या तो फ़ारेनहाइट का या फिर सेल्सियस का पैमाना क्या होता है, अंकित रहता है। जिस पदार्थ का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिस ताप का पदार्थ है, यहाँ से देखिए जिस पदार्थ का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापन करना होता है, वहाँ तापमापी के पारे की देखिए, वहाँ तापमापी के पारे की घुंटी को रखा जाता है, जिससे पारे का जो तापमान का जो होता है सेंटीग्रेड है, वो किस तरीके से उसका मेजरमेंट होता है, उस चीज़ को देखेंगे। तो पारे का तापमापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि इस तापमापी में जो कांच की एक सक्रिय एक समान छिद्र वाली नली होती है, जिसके अंतर्गत, तो इसको मरकरी थर्मामीटर को यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए मरकरी थर्मामीटर के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। मरकरी थर्मामीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तव में जो आप लोगों का मरकरी थर्मामीटर होता है किस तरीके से होता है। मरकरी थर्मामीटर के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। चलिए मरकरी थर्मामीटर के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, वास्तव में किस बेस पे आता है। ये देखिए भाई, यहाँ से आ गया भाई, ये देखिए। चलिए इस चीज़ को देखिए। क्लियर। मरकरी थर्मामीटर के बेस पे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से कहाँ कहाँ देखे हैं, याद कर लीजिए भाई आप लोग। इस चीज़ को देखिए, हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं ना, मरकरी के बेस पे देख रहे हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कवर अप कर देते हैं भाई। चलिए ये देख लीजिए, इसके अंदर में क्या क्या अंकित है देख लीजिए। आप लोगों को भली भांति अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा भाई। दे रहा है कि नहीं दे रहा है बता दीजिए, जिसको नहीं दे रहा है और अच्छे से हाईलाइट करके दिखा देंगे।
देखिए इस तरीके से अंकित रहता है आप लोगों का, यहाँ से देख सकते हैं अंकित है ना। यहाँ देखिए 35 है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे यहाँ से देखिए। क्लियर, ये आप लोगों का मरकरी के बेस पे है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी थर्मामीटर बोलते हैं। ये आप लोगों को क्या है, मरकरी थर्मामीटर के बेस पे है आप लोगों का, थर्मामीटर के बेस पे है ना, ये मरकरी थर्मामीटर के बेस पे है ये। इस तरीके से आप लोगों का अंकित में देखिए सेल्सियस के रूप में, फ़ारेनहाइट के रूप में ये क्या रहता है, प्रिंटेड रहता है। इस तरीके से छोटे छोटे अंकित रहता है, 35 से 36, 37, 38, 39, 40, 41 इस तरीके से बहुत सारे अंकित रहते हैं। ये आप लोगों का इसके बेस पे आ जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ से देख रहे थे। ठीक है, थर्मामीटर के बेस पे देख रहे थे ना, यहाँ से देखिए ये 20 के बेस पे है। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 21 के बेस पे क्या आता है इस चीज़ को। ये तो आप लोगों का डायग्राम के बेस पे आ गया, जब इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो उष्मीय प्रसार। इसके बाद हम लोग उष्मीय प्रसार को देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो रेडिएशन आप लोग पैरोमीटर को देखे थे यहाँ पर, और इसके पहले ये पारे का जो थर्मोमापी देखे थे, तो इस तापमापी में जो कांच की एक सकरी होती है, देखिए इस तापमापी में जो कांच की एक सकरी एक समान छिद्र वाली नली होती है, जिसके नीचे एक घुट्टी जुड़ी होती है। इस घुट्टी में पारा भरा होता है। नली में फ़ारेनहाइट या सेल्सियस का पैमाना अंकित रहता है। जिस पदार्थ का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापन करना होता है, वहाँ तापमापी के पारे की घुट्टी को रखा जाता है, जिससे पारे का आप लोगों का जो रहता है, क्लियर, जिससे पारे का जो तापमान रहता है वह उसी पर अंकित किया रहता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उष्मीय प्रसार के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे कि उष्मीय प्रसार क्या होती है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। उष्मीय प्रसार क्या होती है, थर्मल एक्सपेंसेशन किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जब भी हम लोग उष्मा का रूप में देखते हैं, तो उष्मा देखिए जो भी पानी रहता है वो या तो 3 प्रवस्था रहती है, ठोस, द्रव, गैस के रूप में रहती है। हमारे पास जो भौतिक प्रवस्था होती है, यहाँ पर जो आप लोगों की प्रवस्था होती है भाई, आप लोगों की जो प्रवस्था होती है, या तो वो ठोस के रूप में रहती है, या फिर द्रव के रूप में रहती है, या फिर गैस के रूप में रहती है। अब पानी की ये प्रकृति है कि वह कितने टेम्परेचर में, एक नियत ताप पर, एक निश्चित ताप पर वह गैस होती है, एक निश्चित ताप पर द्रव होती है, एक निश्चित ताप पर वह ठोस होती है। इस तरीके से उसकी प्रवस्था है। तो उष्मा का विकिरण किस तरीके से होता है, उष्मा किस तरीके से संचय होता है, उष्मा किस तरीके से विकिरित होता है, इसका पूरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं उष्मीय प्रसार के बारे में। वास्तव में उष्मीय प्रसार क्या होती है, ये किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो अगला हमारा जो कंटेंट है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उष्मीय प्रसार। अभी हम लोग जानेंगे उष्मीय प्रसार के बारे में। भाई जितने भी किचन वगैरह में जितने भी मित्र सखी यार दोस्त सहेली जितने भी गर्ल्स हैं, जो भी खाना वाना पकाते हैं भाई, किचन वगैरह रसोई वगैरह यूज करते हैं, उसमें आप लोगों ने फील किया होगा उष्मा के बारे में। अगर आप चाय बनाते हैं, चाय बनाते टाइम भी कितना फील करते हैं ना, वहाँ पर कितना गर्म होता है। अगर जितनी ज़्यादा गर्म होती है, उसके बाद आप मिल्क को डालते हैं, दूध को डालते हैं, उसके बाद चाय, उसके बाद चीनी का मात्रा को डालते हैं, तो उसमें जो चाय का स्वाद आता है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर उचित तापमान पर वो गर्म नहीं रहता है, उचित तापमान पर अगर गर्म नहीं रहता, तो उसमें चाय का जो स्वाद होता है वो बहुत कम मात्रा में आता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी चाय बनाना नहीं आता है तो तापमान को अच्छी से दीजिए। उसके बाद आप लोगों को चाय स्पेशल कड़क वाला अदरक के साथ लगाइए, फिर एकदम ब्रांडेड वाला बनेगा। क्लियर। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, यहाँ से देखिए, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। अब जाहिर सी बात है भाई, किसी ठोस को हम लोग गर्म करेंगे। यहाँ पर एक मैं, जैसे कि आप लोग लोहार वगैरह को देखोगे, लोहार सोनार वगैरह आते हैं, जो गाँव में आते हैं, गली गली में आते हैं, बहुत ही कम शुल्क के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा वाले कई लोग, जैसे कि सिल्वर का तवे का यूज करते हैं। बहुत लोग घर में बहुत सारे सिल्वर रहते हैं, तो बेकार पड़ा रहता है, उसको दे देते हैं भाई, फिर वो गला करके पिघला करके एक बड़ी आकार का तवे के रूप में उसको डिजाइन करता है, जिसमें भूसे का वो यूज किया रहता है। इस तरीके से आकार में परिवर्तित करके रखा रहता है। हालांकि वो 1 किलो का रहता है, लेकिन अगर प्रसार में देखोगे, अगर आप लोग उसका बनवाते हैं बड़ा, जैसे कि कढ़ाई के रूप में उसको ढलवाते हैं, तो देखिए उसका तो आकार 1 किलो का, लेकिन जब फैलता है तो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके आकार की तुलना में वो बहुत कई गुना बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, आकार में वृद्धि होगा यार, ताप बढ़ेगा तो द्रव की भांति वो पिघलते जाएगा भाई, क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। इस घटना को उष्मीय प्रसार कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार कहते हैं। 2 नंबर का आता है भाई उष्मीय प्रसार किसको बोलते हैं बोल के। तो इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार बोलते हैं। उष्मा का प्रसार को हम लोग उष्मीय प्रसार बोलते हैं। उष्मा का प्रसार कब होगा, जब हम इसको ठोस को हम लोग
जो ठोस पदार्थ है उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म, क्योंकि गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर वह पिघलने लगता है। जैसे जैसे गर्म होते जाता है पिघलने लगता है, वो अपने आकार में वृद्धि करने लगता है। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। इसी घटना को हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो चलिए, ऊष्मीय प्रसार को तो हम लोग जान गए कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। तो इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब इसका तापीय प्रसार के रूप में देखते हैं। देखिए, जब ठोसों का तापीय प्रसार उनकी स्थितिज ऊर्जा के बेस पे, जब ठोसों का जो तापीय प्रसार होता है भाई, देखिए, जब ठोसों का तापीय प्रसार उनकी स्थितिज ऊर्जा चक्र की असममितता के कारण, किसके कारण, सममितता के कारण नहीं, असममितता के कारण, देखिए असममितता के कारण, यहाँ से देखिए, असममितता के कारण ठोस होता है, असममितता के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर असममितता के कारण होता है, जिससे ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, उसकी लंबाई में, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंथ में, उसके लंबाई में, और उसके क्षेत्रफल में, मतलब उसके एरिया में, तथा उसके आयतन में मतलब क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम में, उसके आयतन में मतलब किस में हो जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा। तो जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं हम लोग, जब ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में, लेंथ में, क्षेत्रफल, एरिया में तथा आयतन, वॉल्यूम में उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब वृद्धि हो जाती है। यहाँ से, तो यहाँ से इस स्टेटमेंट के बेस पे यहाँ पर भी इसकी आयतन में वृद्धि हो गई, उसके लंबाई में वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो गई। जबकि द्रव तथा गैस में केवल आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि द्रव और गैस में केवल आयतन में वृद्धि होती है। ठोस को छोड़ दो भाई, यहाँ पर केवल द्रव और गैस में केवल किस में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। जबकि ठोस में ऊष्मीय प्रसार निम्न 3 प्रकार के होते हैं, और ठोस में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो निम्न 3 प्रकार से होते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ऊष्मीय प्रसार के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ऊष्मीय प्रकार के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग किस तरीके से उसको परिभाषित करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होती है, जो घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। चूंकि ठोसों का तापीय प्रसार उनके स्थितिज ऊर्जा की असममितता के कारण होती है, और पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन द्रव और गैस एक ऐसी वस्तु है जिनके केवल आयतन में वृद्धि होती है, जबकि ठोस का ऊष्मीय प्रसार निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार, लाइनर एक्सपेंशन, पहला रेखीय प्रसार के रूप में होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार, जिसको बोला जाता है पृष्ठीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग पृष्ठीय प्रसार। और थर्ड होता है आयतन प्रसार, और तीसरा जो होता है आप लोगों को क्या होता है, आयतन प्रसार। तो पहला हम लोग देखेंगे रेखीय प्रसार के बारे में, दूसरा देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार के बारे में, और तीसरा देखेंगे पृष्ठीय प्रसार के बारे में। तो पहला क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। पहला होता है आप लोगों का रेखीय प्रसार। पहला किसके बारे में जानेंगे भाई, रेखीय प्रसार के बारे में जानेंगे। पहला आप लोगों का रेखीय प्रसार होता है, दूसरा आप लोगों का क्षेत्रीय प्रसार होता है, या फिर इसको हम लोग पृष्ठीय प्रसार बोलते हैं, और तीसरा होता है आयतन प्रसार। तीसरा क्या होता है, आयतन प्रसार। तो पहला रेखीय प्रसार को देखते हैं, फिर क्षेत्रीय प्रसार को देखते हैं, फिर पृष्ठीय प्रसार को देखते हैं, फिर आयतन के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहला रेखीय प्रसार को देख लेते हैं, फिर क्षेत्रीय प्रसार को, फिर पृष्ठीय प्रसार, तो उसी को बोला जाता है क्षेत्रीय प्रसार के माध्यम से, फिर आयतन प्रसार को देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं रेखीय प्रसार। वास्तव में आप लोगों का रेखीय प्रसार किस तरीके से होता है, इस चीज को देखिए, क्लियर। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब भी बोला नहीं जाता है कि लिखने के लिए, लेकिन लिखने के लिए बार बार बोला जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो आपका माइंड में सेट रहेगा। थ्योरिकल चीज़ है, फिर भी उसको पॉइंट आउट करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है, फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख कर बताते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को लिखा है फिर भी उसको लिखाया जा रहा है, इसका माइंड मतलब यह है कि आप लोगों को बार बार उसको रिवाइज कराया जा रहा है। तो आप लोग रिवाइज कीजिए, उसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं रेखीय प्रसार के बारे में। किसके बारे में जान रहे हैं भाई, रेखीय प्रसार के बारे में जान रहे हैं। वास्तव में रेखीय प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी ठोस को, क्लियर, यहां से देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार या लंब प्रसार कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लंब प्रसार कहते हैं, या फिर क्या बोला जाता है, लंब प्रसार बोला जाता है। किसी ठोस के एकांक लंबाई का
किसी ठोस के एकांक लंबाई का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, देखिए रेखीय प्रसार के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब किसी ठोस की गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार या लंब प्रसार कहते हैं। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक या लंब प्रसार गुणांक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हमेशा एग्जाम में आता है रेखीय प्रसार गुणांक के रूप में। ये अक्सर एग्जाम में आया है, हमारा टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अक्सर ही आता था, अभी भी आता है भाई, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से देखते जाइए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी टाइम आ सकता है, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है भाई, ठीक है। तो रेखीय प्रसार के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं या कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को क्या बोला जाता है, रेखीय प्रसार या लंब प्रसार कहते हैं। इस प्रकार के प्रसार को क्या बोला जाता है, रेखीय प्रसार या फिर क्या बोला जाता है, लंब प्रसार बोला जाता है। तो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार या फिर लंब प्रसार कहते हैं। किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में क्या होती है भाई, जो वृद्धि होती है, यहाँ से देखिए उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे उस ठोस का क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक या लंब प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग थीटा के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, या थीटा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो हम लोग इस ठोस का जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला आप लोगों का रेखीय प्रसार के बेस पे होता है, और जो दूसरा होता है आप लोगों का क्षेत्रीय प्रसार के रूप में होता है, जिसको हम लोग पृष्ठीय प्रसार बोलते हैं। और जो आपका थर्ड होता है वो आप लोगों का आयतन वॉल्यूम के बेस पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग देख रहे हैं रेखीय प्रसार के बेस पे, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो इस प्रकार के प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार या लंब प्रसार बोलते हैं, लाइनर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी में क्या किसकी इसमें वृद्धि होती है, तो किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक या लंब प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे थीटा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे का कंटेंट को देखते हैं। इसका जो रेखीय प्रसार का गुणांक का जो मात्रक होता है, यहाँ से कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार या लंब प्रसार गुणांक के बेस पे किया जाता है। तो किसी ठोस के एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी, तो इसको देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ से देख रहे थे केल्विन के बेस पे देख रहे थे, सेल्सियस के बेस पे देख रहे थे। पहला मैं सेल्सियस के बेस पे बता देता हूँ भाई, इस चीज़ को सेल्सियस के बेस पे बता दे रहा हूँ वास्तव में क्या होता है सेल्सियस। चलिए सेल्सियस के बेस पे मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को सेल्सियस के दृष्टि से ये आप लोगों को देखिए, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्लियर, सेल्सियस केल्विन, फिर वहाँ से हम लोग फ़ारेनहाइट के बेस पे देख लेंगे इस चीज़ को, क्लियर। तो चलिए यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सेल्सियस के बेस पे। एक और चीज़ है जो फ़ारेनहाइट के बेस पे हम लोग निकाले थे, ठीक है, फॉरेन हाइट के बेस पे इस चीज़ को निकाले थे हम लोग। चलिए ये चीज़ को देखिए, फ़ारेनहाइट के बेस पे हम इस चीज़ को निकाले थे, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे और दोनों के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं। यहाँ से देखिए फ़ारेनहाइट के बेस पे हम इस चीज़ को निकाल रहे थे। यहाँ से देख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा जो कि कलर के माध्यम से है फ़ारेनहाइट के बेस पे। ये देखिए फ़ारेनहाइट के बेस पे, तो सेल्सियस के बेस पे देखे थे, और ये चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, फ़ारेनहाइट के बेस पे देख लेते हैं भाई। चलिए यहाँ से इस चीज़ को देखिए, ये 2 चीज़ हो गए। उसके बाद एक और देखे थे हम लोग केल्विन के दृष्टि से फ़ारेनहाइट के बेस पे, एक और मरकरी के बेस पे देखे थे, ठीक है। इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, मरकरी के बेस पे हम लोग देखे थे इस चीज़ को, देखिए टेम्परेचर, देखिए यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं, इस बीच पे देखिए
ये इस चीज़ को देखिए, यहाँ से आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग तीनों चीज़ को बारे में यहाँ से एनालिसिस किए थे, हम लोग इस तरीके से किए थे। ये किस किस बेस पे था, तो यहाँ से हम लोग सेल्सियस, केल्विन और मरकरी के बेस पे हम लोग तीनों के किए थे। यहाँ से देखिए, यहाँ ये फ़ारेनहाइट के बेस पे 120, यहाँ से 60 से 120 सेंटीग्रेड के बेस पे देखिए। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर केल्विन के बीच में होता है, ये 373 से होता है। ये आप लोगों को मैं बताया था ना, ये आप लोगों का ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व बिंदु होता है। ये आप लोगों को क्या होता है, अधो बिंदु। ये क्या होता है, अधो बिंदु होता है। इसका ये ऊर्ध्व बिंदु होता है भाई, ऊर्ध्व बिंदु ये होता है। ये इसका क्या होता है, अधो बिंदु होता है। ठीक है, दोनों के बीच में आप लोगों को 100 का भाग होता है, इसमें भी 100 का, इसलिए दोनों को मेल्टिंग आइस के बेस में, एब्सोल्यूट जीरो के बेस में रखा जाता है, जो कि सेल्सियस की दृष्टि से है, ये आप लोग केल्विन की दृष्टि से, फ़ारेनहाइट के बेस पे। ये आप लोग मरकरी के बेस पे है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। उस टाइम बहुत वीडियो के माध्यम से आप लोग को 3 चीज़ को आप लोग कवर अप नहीं कर पाए थे। क्लियर। अब आगे का जो कंटेंट है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो कि हम लोग क्षेत्रीय प्रसार के रूप में देखते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बेस पे देखते हैं। यदि किसी ठोस को गर्म करते हैं, यदि किसी ठोस को गर्म करते हैं, यदि किसी ठोस को क्या किया जाता है भाई, गर्म किया जाता है। अब ठोस है तो गर्म करके तो उसको पिघलाएंगे यार, ठीक है, ऐसे थोड़ी पिघलेगा। तो कोई भी ठोस रहता है उसको हम लोग गर्म करते हैं। क्षेत्र प्रसार मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्र में प्रसार हो रहा है उसके मतलब, ठीक है। छोटा था अब बड़े के रूप में क्षेत्र में प्रसार करा, मतलब पृष्ठीय, मतलब पहले इतना जगह ले रहा था, अब इतना जगह लेगा, क्योंकि हम उसका प्रसार कर रहे हैं। तो भाई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार, अभी हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार, या जिसको क्षेत्रीय प्रसार, या जिसको पृष्ठीय प्रसार बोला जाता है। क्षेत्रीय प्रसार, या इसको बोला जाता है पृष्ठीय प्रसार। तो क्षेत्रीय प्रसार के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। यदि किसी ठोस को गर्म करते हैं, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को, तो इस प्रकार के प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रकार उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम लोग क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। कोई भी ठोस है भाई, कोई भी सॉलिड है, इस तरीके से कोई भी सॉलिड स्टेट है, इस तरीके से आप लोगों का, उसको हम लोग इस तरीके से विकृत कर रहे हैं। देखिए, तो यदि किसी ठोस को गर्म करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग हीट कर रहे हैं इस चीज़ को। क्लियर। देखिए, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप, किसी पदार्थ के, देखिए यहाँ से, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, कितना सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में क्या होती है, जो वृद्धि होती है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे b से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, b से व्यक्त किया जाता है भाई। देखिए, तो क्षेत्रीय प्रसार के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, क्षेत्रीय प्रसार के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्लियर, उसके क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस चीज़ को देख रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार के अंतर्गत। यदि किसी ठोस को हम लोग गर्म करते हैं भाई, हीट करते हैं, ठीक है, यदि किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, अब यहाँ पर देखिए, जब भी चाय बनाना आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चाय बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं आप लोग, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ये स्टार्ट होता है। कड़क चाय तभी बनेगा जब इसको उबला हुआ आप लोग पानी में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वहाँ से चाय पत्ती यूज करते हैं, फिर वहाँ पर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, चीनी का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, उसे इस प्रकार प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, क्योंकि उसके क्षेत्र, उसके पृष्ठ मात्रा में उसका विस्तार हो रहा है भाई। क्लियर। तो यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप, किसी पदार्थ के क्षेत्रफल का एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम लोग b से व्यक्त करते हैं। इस चीज को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, b से व्यक्त करते हैं। तो पहला रेखीय प्रसार के बेस पे देखें, दूसरा हम लोग क्षेत्रीय प्रसार के बेस पे देखें। क्लियर। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, इसका लास्ट वो है आप लोगों का आयतन प्रसार के बेस पे। इसका थर्ड प्रसार को हम लोग देखते हैं, इसका थर्ड है
आयतन प्रसार के बेस पे इस चीज को देखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बेस पे देखते हैं इस चीज को। चलिए, यदि किसी ठोस को गर्म करते हैं, यदि किसी ठोस को हम लोग क्या करते हैं, गर्म, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो इस प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। तो इस प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में 511.8 विधि से जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग आर के बेस से व्यक्त करते हैं। तो ये आयतन प्रसार के बेस पे हो जाएगा। यदि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो इस प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो ये था आज का हमारा रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। क्लियर। इससे पहले हम लोग सेल्सियस के बेस पे देखे थे। इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।